डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताने जा रही हूँ। यूनिट 2 का यह दूसरा टॉपिक है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल के अंदर। हमने सबसे पहले उसके अंदर प्रोटीन को पढ़ा था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के परिचय की। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज भी कहा जाता है और सैकेराइड भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। यह हो सकता है कि किसी भोज्य पदार्थ में इसकी मात्रा कुछ अधिक हो और किसी में कम हो, परंतु मैक्सिमम फूड स्टफ में यह प्रेजेंट होता है। भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में ऊर्जा प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत है वह कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज को माना गया है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देने का कार्य करते हैं और यह जो ऊर्जा होती है शरीर की विभिन्न गतिविधियां या दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जरूरी होती है। भारतीयों के भोजन में मुख्य रूप से कार्बोज युक्त भोजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनाज में हम मुख्य रूप से चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा, रागी, ज्वार आदि का उपयोग करते हैं। रूट्स एंड ट्यूबर्स में आलू, चुकंदर, शकरकंद, जमीकंद आदि का प्रयोग करा जाता है। प्योर शुगर या जो जैगरी होता है यह हमें डायरेक्टली ऊर्जा देने का कार्य करता है क्योंकि यह प्योर फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह एक साधारण व्यक्ति के भोजन में करीब 55 से 65% तक ऊर्जा देने का कार्य करता है, परंतु अगर वह गरीब वर्ग का व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्तियों की डाइट में अनाज ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं या फिर ऐसे फ्रूट्स जो कि सस्ते होते हैं जैसे कि केला है और इसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो इनकी जो दैनिक ऊर्जा की मात्रा होती है उसका करीब 85 to 90% जो ऊर्जा होती है वह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। पर धनाढ्य वर्ग के लोग या धनी लोग जो होते हैं वह करीब 40% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। रिमेनिंग जो ऊर्जा होती है वह प्रोटीन का अधिक कंजप्शन करने से उनको उस भोज्य तत्व से प्राप्त होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की और कार्बोहाइड्रेट जो है यह हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है क्योंकि यह इजीली अवेलेबल भी होता है क्योंकि सभी भोज्य पदार्थ में उपस्थित होता है। इस कारण से अब ये चीज आती है कि यह जो कार्बोहाइड्रेट है मुख्य रूप से वनस्पति जगत में अधिक पाया जाता है। वनस्पति जगत में अधिक पाए जाने का क्या कारण है, वनस्पतियों में ये कैसे बनता है और किस रूप में होता है, यह हम इस स्लाइड के द्वारा पता करेंगे। पेड़ पौधे जो होते हैं वह सूर्य के प्रकाश के अंदर साथ में जो उनकी ग्रीन पत्तियां होती है, ग्रीन पत्तियों के अंदर जो है क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और यह जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है यह एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है साथ में पौधे में जो जल या वाटर उपस्थित होता है जो कि जड़ों के द्वारा मिट्टी से लिया जाता है। इन चारों चीजों की उपस्थिति में पौधा जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों वह है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यानी O2। O2 के कितने एटम? 6 एटम को बाहर निकालने का कार्य करता है। इस चित्र में इसी चीज को चित्र के द्वारा इस पूरे प्रोसेस को या हम कह दें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाया गया है कि यहाँ पर पौधे को बताया है,
यह पौधे की ग्रीन लीफ है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह एनवायरमेंट से आ रही है। वाटर जो है वो जड़ों से अवशोषित होकर ऊपर तक आ रहा है। सनलाइट यानी दिन के समय, यानी सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच ही जो पौधा होता है वो भोजन को बनाता है। अब ये जो चारों चीजें हैं जब इकट्ठा होती है तो क्या बना रही है? शुगर्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाती है, साथ में ऑक्सीजन बना रही है। ये ऑक्सीजन जो होती है हम श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं। इसीलिए शुद्ध हवा की हमें जरूरत होती है और इसके लिए पौधों को लगाया जाना जरूरी होता है, क्योंकि पौधे ही जो होते हैं वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हमारे द्वारा छोड़ी जाती है उसको काम में लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जब काम में लेते हैं तो फूड भी बन रहा है और ऑक्सीजन भी बन रही है, और इस ऑक्सीजन को वह बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक और चीज बताई हुई है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका आप सभी को फॉर्मूला पता है कि CO2 होता है, और वाटर जिसका फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है, इन दोनों के ही 6 और 6 अणु काम में आ रहे हैं। यानी क्लोरोफिल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 6 अणु जल और सूर्य का प्रकाश काम में आ रहा है। जब आपका ये दोनों 6 अणु काम में आ रहे हैं तो यहाँ देख रहे हो आप कार्बन टोटल कितनी हुई बच्चों? 6 हुई। ऑक्सीजन 6 इंटू 2 यानी कि 12 हुई। साथ में जल में भी उपस्थित है 6 अणु ऑक्सीजन के, तो 12 इधर के और 6 इधर की यानी 18 ऑक्सीजन हो गई। और हाइड्रोजन कितनी हुई? 6 एटम काम में आ रहे और H2 है, यानी 6 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगी यानी कि 12 ऑक्सीजन हुए। यानी कि 6 अणु किसके हुए? कार्बन के, ऑक्सीजन के 18 हुए और हाइड्रोजन के 12 हुए। तो जब इधर फूड बन रहा है जो कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बन रहा है या सिंपल शुगर्स के फॉर्म में या सरल शर्करा के रूप में बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला जो दे रखा है बच्चों वो है C6H12O6। यह सभी बच्चों को याद करना है यह पूरा फॉर्मूला। तो C6 जो है कार्बन 6 से 6 यहाँ पे आ गए, हाइड्रोजन जो है 12 थे और 12 ही इधर के इधर आ गए, परंतु ऑक्सीजन एक बार 6 ही यहाँ पे आई है, तो रिमेनिंग जो 18 में से 12 बची है वो यहाँ पे आ जाती 6 एटम ऑफ O2। यानी 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 12 प्लस 6 18 निकल जाता है। कहने का मतलब आप कभी भी केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशन बनाते हो तो लेफ्ट साइड वाले जो नंबर्स है वो राइट साइड के बराबर होने चाहिए, नहीं तो वो आपकी इक्वेशन सही नहीं होगी। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर पता चल रही है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, कि दिन में पौधा भोजन बना रहा है, यानी कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है, ऑक्सीजन को बाहर निकल रहा है, तो दिन में हम पौधे के पास होते हैं तो ये फायदेमंद होता है। पर रात को पौधा हम जैसे मानव जैसे श्वसन क्रिया करने लग जाता है सूर्य अस्त होने के बाद से। तो हम जैसे ही ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं श्वसन क्रिया के द्वारा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, इसी तरह से पौधा भी ऑक्सीजन को लेता है रात में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसी कारण से उस समय पे अगर हम पौधे के पास जाते हैं तो हमें अशुद्ध वायु मिलती है। इसीलिए कहा जाता है रात में पौधे के पास न जाएं या पेड़ के नीचे न सोएं। ठीक है, तो इस स्लाइड में क्या बताया गया है? पौधों के द्वारा किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, और यही भोजन जो होता है बाद में जीवों के द्वारा काम में लिया जाता है। यानी प्रथम रूप से जो भोजन बन रहा है वह किसके द्वारा बन रहा है? पौधों के द्वारा बन रहा है, और इसी भोजन को जो है व्यक्ति या जानवर काम में लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के
रासायनिक संगठन की या केमिकल कंपोजिशन की। कार्बोहाइड्रेट का जब केमिकल कंपोजिशन देखा जाता है तो अभी आपने फॉर्मूला देखा था C6H12O6, यानी इसके अंदर तीन चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही बात प्रोटीन का जब रासायनिक संगठन आया था तब भी मैंने आपको बताई थी कि प्रोटीन के रासायनिक संगठन में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित होता है, परंतु इसके अंदर इसके अलावा नाइट्रोजन भी होता है जो कि इसे कार्बोहाइड्रेट और वसा से अलग करता है। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, इसी कारण से यह प्रोटीन से अलग है। ठीक है बच्चों, आपने प्रकाश संश्लेषण में इसका फॉर्मूला जो था सिंपल वाला वो देख चुके थे कि इसका सिंपल फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों के अणुओं के मिलने से आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह 2:1 के रेशियो में होता है। 2:1 का क्या मतलब हुआ बच्चों? हाइड्रोजन के दो अणु जो हैं वह ऑक्सीजन के एक अणु से आके जुड़ रहा है, और यही जो मात्रा होती है वह जल में भी पाई जाती है। यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वह अनुपात पाया जाता है जो कि जल के अंदर पाया जाता है, और इसी के कारण कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह वसा से अलग होता है। जब हम वसा का रासायनिक संगठन देखेंगे तो यह चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, परंतु इसका जो रेशियो है उससे भिन्नता पाई जाती है। एक और चीज इसके रासायनिक संगठन में आती है बच्चों कि इसका जो संगठन होता है उसके अंदर या तो एल्डिहाइड समूह पाया जाता है या फिर कीटोन समूह होता है। इन दोनों समूहों में से किसी भी शर्करा में, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में एक ही ग्रुप पाया जाता है, दोनों ग्रुप नहीं होते हैं, यानी या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। तो अब हम ये समझते हैं व्हाट इज एल्डिहाइड ग्रुप और व्हाट इज कीटोन ग्रुप। मैंने आपको प्रोटीन वाले लेक्चर में बताया था कि कार्बन किन्हीं भी चार चीजों से जुड़ सकता है ना? जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है वह एक चीज से जुड़ता है ना? ऑक्सीजन जो होता है वह दो चीजों से जुड़ सकता है। इसी तरीके से कार्बन जो है हमेशा चार चीजों से जुड़ता है, यानी इसकी संयोजकता जो वर्ड केमिस्ट्री में यूज की जाती है वो चार होती है। यहाँ पर जैसे एल्डिहाइड में दिखाया है, यह ऑक्सीजन से दो बंध के द्वारा जुड़ रहा है, तो इस दो बंध को हम इंग्लिश में डबल बॉन्ड कहते हैं। चार चीजों से जुड़ सकता है ना? तो इसके जो चार चीजों से जुड़ सकता है उसके जो दो बंध होते हैं वो दोनों बंध एक साथ ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ रहे हैं, यानी सी डबल बॉन्ड O कहा जाता है या सी द्विबंध के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ रहा कहा जाता है। तो दो बंध यहाँ पर हो गए, एक बंध के द्वारा ये यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ता है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप में एक ऑक्सीजन का एटम होना जरूरी है डबल बॉन्ड के द्वारा, और एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एक बंध के द्वारा हाइड्रोजन से जरूर जुड़ता है, और तीसरा जो बंध होता है उससे वह दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है। यह जो दूसरा कार्बन है एल्डिहाइड ग्रुप का बच्चों, यह जो दूसरा कार्बन होता है वह आगे हाइड्रोजन 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 से जुड़ता चला जाता है, जो कि मैंने आपको आर चेन समझाई थी, कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है। अब हम बात कर रहे हैं कीटोन ग्रुप की। ये कैसे एल्डिहाइड ग्रुप से अलग होता है? जो कार्बन है वह द्विबंध के द्वारा ऑक्सीजन से तो जुड़ रहा है, यहाँ पर भी इसकी तरह से एक तरफ इसमें भी कार्बन है जैसा कि एल्डिहाइड ग्रुप में, पर दूसरी तरफ भी इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाई जाती है। मतलब यह जो कार्बन है इसके दोनों तरफ कार्बन के अणु उपस्थित होते हैं
और एक तरफ ऑक्सीजन उपस्थित होती है। मतलब जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उस पे हाइड्रोजन का एक भी एटम नहीं पाया जाता है और ऐसे ग्रुप को कीटोन ग्रुप कहा जाता है। यानी एल्डिहाइड में CHO ग्रुप है जबकि इसमें CO ग्रुप पाया जाता है और यही चीज यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाई हुई है। इसमें 3 कार्बन वाले शर्करा को बताया हुआ है जिसमें 3 कार्बन है। देखो बच्चों, यहाँ पर पहली कार्बन, दूसरी कार्बन और तीसरी कार्बन। यह जो कार्बन है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है और एक हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है और चौथा जो इसकी संयोजकता पूर्ण हो रही है वह कार्बन से पूर्ण हो रही है और आगे यह जिससे भी जुड़ना है वह उसके द्वारा जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से यह कीटोन का उदाहरण है जिसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन जो होता है कीटोन का सबसे सरल रूप होता है, जैसे कि एल्डिहाइड का सबसे सरल रूप जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। उस तरीके से यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बीच में और एक तरफ पहले कार्बन से और एक तरफ दूसरे कार्बन से ये जुड़ी हुई है, यानी टोटल 3 कार्बन एटम इसमें जुड़े हुए होते हैं और बीच में C डबल बॉन्ड O आता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो है उस कार्बन से दोनों तरफ कार्बन पाई जाती है पर इसमें एक तरफ हाइड्रोजन एटम होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ रूप होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जल के समान अनुपात में पाए जाते हैं और इसके संगठन जो होता है उसमें या तो एल्डिहाइड रूप पाया जाता है या कीटोन रूप पाया जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में शर्करा की एक इकाई होती है उपस्थित तो उसे हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, यानी एक अणु वाली शर्करा कहा जाता है। जब 2 अणु वाली शर्करा उपस्थित होता है तो उसे 2 अणु की शर्करा या डाइसेक्राइड्स कहा जाता है और इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। अब हम बात करेंगे इसके वर्गीकरण की, यानी कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है। जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं बच्चों तो इसका वर्गीकरण 2 आधार पे किया गया है। पहला वर्गीकरण है भौतिक गुणों के आधार पे वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पे जो वर्गीकरण है वह शर्करा और अशर्करा होता है, यानी शर्कराएं और अशर्कराएं जिन्हें कहा जाता है। शर्कराएं जो होती है बच्चों वो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है या सरल शर्करा जिसे कहते हैं। या अभी जो मैंने आपको 2 टर्म्स बोली थी मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स, यानी जिसमें एक अणु शर्करा का या 2 अणु शर्करा के पाए जाते हैं वह होती है। ये स्वाद में मीठी होती है जैसे आपकी शक्कर है, ग्लूकोज है ना, यह इसके उदाहरण होते हैं, यानी ये स्वाद में मीठी होती है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह फल के अंदर, सब्जियों के अंदर, शहद में, गुड़ में, शक्कर में मुख्य रूप से उपस्थित होती है। यह जल में घुलनशील होती है। आप ग्लूकोज को पानी में घोलते हो तो इजीली घुल जाता है, शक्कर को पानी में घोलते हो तो वह इजीली घुल जाती है और यह द्रव्य के फॉर्म में उपस्थित होती है। अब हम बात करेंगे अशर्कराओं की। जो अशर्कराएं होती है बच्चों यह पाउडर के रूप में पाई जाती है। सिंपल सा उदाहरण मैं देती हूँ। आप आलू को काट के जब पानी में भिगोते हो तो पानी में भिगोने के लिए जब आप इसको छोड़ देते हो 10 मिनट के लिए तो आप जब आलू को हटाओगे तो आप पानी में नीचे पाउडर के रूप में व्हाइट लेयर को देखोगे या कणों को देखोगे और यह जो व्हाइट कण होते हैं ये स्टार्च के होते हैं। यानी अशर्कराएं जो होती है जनरली पॉलीसेकेराइड्स कहलाती है। पॉली का मतलब मैंने पहले भी बताया है, अधिक, किसी का भी अधिक मात्रा पाई जाना। यानी शर्करा के जो अणु होते हैं वह कई सारे जब आपस में जुड़ते हैं अनेक अणु सरल शर्करा के जुड़ के अशर्कराएं बनाने का कार्य करते हैं और यह
पौधों में मुख्य रूप से स्टार्च के फॉर्म में या सेल्यूलोज के फॉर्म में उपस्थित होती है। तो पहली बात तो हुई, यह पाउडर के रूप में होती है। ये जल में अघुलनशील होती है। इसी कारण से जब आपने आलू को पानी में भिगोया तो नीचे पाउडर के फॉर्म में जम जाती है, उसमें घुलती नहीं है, अलग से आपको पता चल रहा है। जबकि शक्कर घोलोगे तो जब पूरी घुल जाती है तो आपको पता नहीं चलेगा इस पानी में शक्कर घुली हुई है। इसका कोई स्वाद नहीं होता है। जब आप उस पानी को टेस्ट करोगे तो आपको टेस्ट लेस लगेगा। कई बार जब इन शर्कराओं को हम पानी में घोलते हैं, गर्म पानी में, तब ये फूल जाती है। और फूल के क्या होता है, इनके चारों तरफ की जो सेलुलोज की लाइनिंग होती है बच्चों, वह दीवार जो है वो टूट जाती है और पानी को एब्जॉर्ब करती है, जिससे यह फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और इसी क्रिया को जिलेटिनाइजेशन कहा जाता है, जो कि मैंने आपको सीरियल्स में या अनाजों में समझाया था। और इसका उदाहरण है कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर, है ना। आप जो कस्टर्ड पाउडर बनाते हो, कस्टर्ड पाउडर से कस्टर्ड बनाते हो, तो जब पाउडर जैसे ही दूध में डालते हो, गर्म दूध में आप हिलाते हो तो वो दूध गाढ़ा हो जाता है। वो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है। अशर्करा को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधे सबसे मुख्य साधन होते हैं। यह पौधों के फल के अंदर, जड़ के अंदर, बीज के अंदर, तने के अंदर उपस्थित होती है। क्योंकि ये कई सारी शर्कराओं के मिलने से बनी हुई होती है, इसलिए इनका अनुभार जो होता है वो भी अधिक होता है। इसके साथ ही अशर्करा जो है वह जो है शर्कराओं से भिन्न होती है। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणों के आधार पे वर्गीकरण की। रासायनिक गुणों या विशेषताओं के आधार पे जो कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है वह 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पोषण के अंतर्गत वर्गीकरण की। जब हम पोषण के अंदर इसको बांटते हैं या न्यूट्रिशन के अंदर इसको बांटा जाता है, वह 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनो का मतलब बार बार मैं बता रही हूँ आपको, एक। कहीं भी मोनो वर्ड आता है यानी कि एक, यानी जो एक अणु से बने हुए हैं। इसके उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर, ग्लूकोज जो ग्लूकोज पाउडर है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो कि हमारे दूध में उपस्थित होता है। ठीक है। अब दूसरा होता है डाइसेक्राइड जो कि सिंपल शुगर का ही एग्जाम्पल है और शर्करा के अंतर्गत आता है। भौतिक गुणों में जो हमने शर्करा पढ़ी थी उसमें यह दोनों ही चीजें आती है। ठीक है बच्चों। और इसके उदाहरण है माल्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर जो दूध में उपस्थित होती है, और सुक्रोज जो कि हमारी शक्कर है, सिंपल शक्कर जो होती है वो सुक्रोज कहलाती है। ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स या जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसे कि हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। और ये जो पॉलीसेक्राइड्स है यह स्टार्च के फॉर्म में पाए जाते हैं। फाइबर रेशो के रूप में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज जो होते हैं आपके, वह इसके अंतर्गत आते हैं। ग्लाइकोजन जो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि जंतुओं में उपस्थित होता है, या तो मानव शरीर में होगा या जानवरों के शरीर में उपस्थित होता है। यह पौधों में उपस्थित नहीं होता है। यानी जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपको याद रखने की बात है। यह जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे हमने मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स कहा है, इसमें एक और बात आती है मोनोसेक्राइड जिसे हम एक अणु कह रहे हैं। इसमें कार्बन जो होते हैं वह 6 होते हैं। कार्बन जो है 6 एटम जब जुड़ते हैं कार्बन के तो वह एक अणु का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु का, और इसे ही हम मोनोसेक्राइड्स कह रहे हैं। 3 कार्बन के जुड़ने से भी आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है, 4 से भी बनता है, 5 से भी बनता है, जिसे कि हम ट्राई शुगर, 3 के अणु के जुड़ने से कार्बन के ट्राई शुगर कहा जाता है, 4 अणु के जुड़ने से टेट्रा शुगर कहा जाता है, 5 के जुड़ने से पेंटो शुगर कहा जाता है। पर न्यूट्रिशन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इसलिए इसके अंदर हम डीप में नहीं जाएंगे। हम कार्बन एटम जिसमें 6 हैं जो कि मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, इन्हीं को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में डाइसेक्राइड्स जो कि इन मोनोसेक्राइड्स के
दो अणु के जुड़ने के कारण से बनती है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में पॉलीसेक्राइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। डाई और पॉलीसेक्राइड्स के बीच में बच्चों एक और स्टेज आती है जिसको ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। यहाँ पर हमने कहा दो अणु और यहाँ पर कहा अनेक अणु। तो कई बार दो से अधिक परंतु 10 से कम अणु जब जुड़कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तो उसे हम ओलिगोसेक्राइड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है डेक्स्ट्रीन। और यह मैंने आपको अनाजों के अंदर से बताया था कि जब हम रोटी को सेकते हैं, रोटी को सेकने के लिए हम उसे क्या देते हैं, सूखा ताप देते हैं। जब हम सूखा ताप देते हैं तो उसके अंदर जो स्टार्च होती है वो उसके छोटे टुकड़े में टूट जाती है, जिसे कि डेक्स्ट्रीन कहा जाता है। और इसी के कारण जब रोटी सिकती है तो उसका कलर जो होता है वो भूरा हो जाता है और एक विशेष प्यारी सी खुशबू देने लग जाती है रोटी सिकने की। और यही खुशबू और कलर चेंज जब आप आटे को हलवा बनाने के लिए सेकते हो तब भी देखते हो, और सूजी को जब सेकते हो तब भी देखते हो, रवा जब आप लापसी बनाने के लिए सेकते हो तब भी देखने में आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, स्टार्च का डेक्स्ट्रीन में कन्वर्जन होता है जो कि 10 अणु आपका सिंपल शुगर के जुड़ने से बना हुआ होता है, और इस क्रिया को हम डेक्स्ट्रिनाइजेशन कहते हैं, यानी कि सूखा ताप जब स्टार्च को दिया जाता है। और इसी तरीके से मैंने अभी आपको गीला ताप जब देते हैं स्टार्च को तो उसके अणु जो है वह जो है फूल जाते हैं, उसकी चारों ओर की जो लाइनिंग सेल्यूलोज की होती है वह टूट जाती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और इसके कारण से उसके अणु जो होते हैं एक दूसरे में आपस में आके मिलने लग जाते हैं, और इस क्रिया को जिलेटिनीकरण कहा गया था। और ये भी बहुत अच्छे से मैंने आपको अनाजों में बताया था। और इसका उदाहरण मैंने आपको दिया था जैसे खिचड़ी, है ना। इसके अलावा जब आप चावल को बहुत ज्यादा अधिक पका दो, और सबसे सिंपल एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कस्टर्ड का, जिसमें कि आप कस्टर्ड पाउडर को या कॉर्नफ्लोर को यूज करते हो कस्टर्ड बनाने के लिए या किसी चीज को गाढ़ा करने के लिए। इसके साथ ही हमारा जो आज का कार्बोहाइड्रेट का परिचय है और इसका जो वर्गीकरण है यहाँ पर समाप्त होता है, परंतु रासायनिक विशेषताओं के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है, और इसका डिटेल रूप जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।